Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स तक कर लिया था, उससे पहले कुछ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए थे और एक कुछ टॉपिक रह गए थे ना बीच में, और एक था जिसमें फर्स्ट ऑर्डर और जीरोथ ऑर्डर को कंपैरिजन करना था हाफ लाइफ की टर्म्स में, और एवरेज टाइम, ये सब रह गया था। कुछ 2-4 टॉपिक उनको कवर करते हैं, फिर और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। जहाँ तक हम अब कवर कर लेंगे वहाँ तक क्वेश्चन लगा लेंगे। तो शुरू करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट एंड जीरोथ ऑर्डर। ठीक है, इधर फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर। देखो, हमें पता होना चाहिए ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं ये हम टी हाफ के बेस पे कर रहे हैं। इसका मतलब टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर वी नो दैट इट्स इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इसका मतलब क्या है, जो ये टी हाफ है, क्या ये डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे? इनिशियल कंसंट्रेशन विच वी कॉल्ड इट ए नोट, क्या ये इस पर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, इतनी बात। लेकिन टी हाफ फॉर जीरोथ ऑर्डर, ये है टी हाफ फॉर जीरोथ ऑर्डर, वी कॉल्ड इट ए नोट अपॉन 2k। ये चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली थी। इसका मतलब टी हाफ ए नोट पर डिपेंड कर रहा है। तो या मैं कहूँ कि अगर ये ए नोट पर डिपेंड कर रहा है तो ये फिक्स तो नहीं रहा, तो ये है नोट फिक्स। और ये जो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए नोट पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये है फिक्स। भाई ए नोट तय कितना ही हो, टी हाफ से इसका लेना देना है ही नहीं। समझ में आती है इतनी बात? तो ठीक है, तो इस दोनों पॉइंटों से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल द रिएक्टेंट ए फॉर्म्स प्रोडक्ट पी विद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो क्या समझा? एट टी इज इक्वल टू 0 द इनिशियल कंसंट्रेशन वॉज फॉर एग्जाम्पल 100 एंड देन विद टी हाफ, तो ये 50 हो जाएगी क्या इनिशियल कंसंट्रेशन? भाई बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। समझ में आ रही है ना बात? अच्छा, और ये टी हाफ मैंने मान लिया ये है 10 मिनट। ठीक है, फिर उसके अगले 10 मिनट बाद देखो, टाइम 0 पर कंसंट्रेशन उसकी 100 थी, 10 मिनट रिएक्शन करवाई, कंसंट्रेशन हो गई 50। फिर 10 मिनट उसके बाद रिएक्शन करवाई, तो सेकंड हाफ कहाँ पर पहुँच गए? सेकंड हाफ पर। तो उसकी कंसंट्रेशन क्या 25 पहुँच जाएगी? भाई बिल्कुल पहुँच जाएगी, 25 ही तो पहुँचेगी, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पर तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अभी इसको कंपैरिजन करें। फॉर जीरोथ ऑर्डर द प्रोडक्ट इज फाउंड पी फ्रॉम द रिएक्टेंट ए फॉलोइंग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। टाइम t इज इक्वल टू 0, इसकी कंसंट्रेशन भी हमने 100 ली। टी हाफ मतलब 10 मिनट इसकी ली, 10 मिनट, इसका टी हाफ भी कितना है? 10 मिनट। तो ये 50 चला गया। 50 10 मिनट पे ऐसा हुआ कि भाई 10 मिनट हमने रिएक्शन कराई, उसकी कंसंट्रेशन से 50 चली गई। फिर उसके बाद 10 मिनट यानी कि सेकंड हाफ, सेकंड टी हाफ, यानी कि वो भी 10 मिनट फिर प्रोसीड करवाई, तो वो 25। यहाँ पर 25 नहीं जाएगी, यहाँ पर 25 नहीं जाएगी, क्योंकि टी हाफ फिक्स तो नहीं है, नोट फिक्स, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो इसका क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये है
reactant A forms product P. At T is equal to 0, it's A naught. Then first half life, यानी कि T is equal to 1/2, ये हो गई A naught upon 2. क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड हाफ T is equal to 2 of T 1/2, ये हो गई A naught upon 2 की भी आधी, या मैं कहूँ A naught की 1/4. सही है इतनी बात? देन वी थर्ड लाइफ, वी आर कैलकुलेटिंग थर्ड हाफ लाइफ for T is equal to 3 into T 1/2. It means 1/2 of A naught upon 4, या मैं कहूँ A naught upon 8. ये किसके लिए है? ये है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और जीरोथ ऑर्डर के लिए क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है. क्या? उसका टी हाफ डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पर, जबकि फर्स्ट ऑर्डर का इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है. तो वो फिक्स चलती चली जाएगी, फिक्स रहेगी, ए नोट पर डिपेंड नहीं करी और फिक्स. ठीक है. देयरफॉर ए नोट फॉर फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू A naught by 2. देखो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरोथ ऑर्डर की बात ही खत्म. देन सेकेंड हाफ क्या आया अपना? A naught upon 4. अच्छा, थर्ड हाफ के लिए क्या आया? A naught upon 8. ध्यान से देखना, A naught upon 2, A naught upon 4, A naught upon 8. अच्छा, तो मैं nth हाफ के लिए निकाल लूँ, nth हाफ लाइफ के लिए निकाल लूँ, तो मैं क्या कह दूँ? A naught upon 2n, 2 की पावर 1 पुट करना फर्स्ट हाफ के लिए, ये रही. 2 पुट करना सेकेंड हाफ की आ गई. 3 पुट करना 2 की पावर 3, A naught upon 8 थर्ड हाफ के लिए. क्या ये आपको सीरीज समझ में आई? तो ये क्या आई? A naught upon 2 की पावर n. ये क्या आई? अमाउंट, वर्ड्स पर ध्यान देना. अमाउंट और वी कैन से इट कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल लेफ्ट, जहाँ पर n इज इक्वल टू गिवन टाइम अपॉन t हाफ. क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ. क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल लेफ्ट आफ्टर 200 मिनट एंड टी हाफ इज इक्वल टू 50 मिनट्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सॉल्यूशन समझते हैं. हमें पता है कंसंट्रेशन और सैंपल लेफ्ट का फॉर्मूला है A naught upon 2n, वेयर n इज इक्वल टू गिवन टाइम अपॉन टी हाफ. गिवन टाइम 200 मिनट्स अपॉन 50 इज इक्वल टू 4, यानी कि n क्या आ गया? 4. A naught अपॉन 2 की पावर 4. इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 की पावर 4, ये आ गई कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल लेफ्ट आफ्टर 200 मिनट्स. लेकिन ये फॉर्मूला जीरोथ ऑर्डर के लिए वैलिड बिल्कुल नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है. तो अब जो पॉइंट आता है नेक्स्ट, विच इज एवरेज लाइफ टाइम. किसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इट इज़ द टाइम वेयर द अमाउंट ऑफ सैंपल लेफ्ट इज 1/e ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन. इट इज़ द टाइम व्हेन द अमाउंट ऑफ सैंपल लेफ्ट, सैंपल बोले तो रिएक्टेंट, इज 1/e ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. सिंपल सी डेफिनेशन है, बड़ी सी साइंटिफिक सी इसकी डेफिनेशन है. ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए एवरेज लाइफ टाइम, यानी कि वी नो दैट. देखो और समझाता हूँ. क्या है? A इज इक्वल टू A naught, ये हमें पता है. तो कंसंट्रेशन लेफ्ट
कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस ऑफ के टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वी नो दैट एट टी इज इक्वल टू टी एवरेज, यानी कि इस पॉइंट के हिसाब से टी इज इक्वल टू टी एवरेज, देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए नोट अपॉन ई। ए क्या है, जो ये वो टाइम है एवरेज लाइफ टाइम व्हेन द अमाउंट ऑफ सैंपल लेफ्ट इज 1 बाई ई ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, 1 बाई ई इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट। ठीक है ये बात। देयरफॉर पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट ए नोट अपॉन ई इज इक्वल टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस ऑफ के टी। ए नोट से ए नोट कैंसिल, ये ई ऊपर तो ई की पावर -1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी एवरेज आ गया है। अब के टी एवरेज, ई से ई कैंसिल, -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी एवरेज, माइनस से माइनस कैंसिल, टी एवरेज आ गया हमारे पास 1 बाय के, यानी कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी एवरेज लाइक टी हाफ इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, दोनों को हमने पता लगा लिया भाई, टी हाफ भी टी एवरेज भी इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन की। तो अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी एवरेज? वी नो दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, while T average is equal to 1 by K. Therefore T half is equal to 1 by K। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, K को 1 अपॉन के, सिंपल है। और ये 1 by K क्या है, T एवरेज ही तो है। तो therefore T half is equal to T average into 0.693। It is the relation between T half and T average। और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके टी एवरेज का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 0.693 इधर डिनोमिनेटर चला जाएगा, और उसको करके फर्दर सिंप्लीफाई करके 1.44 इंटू टी 1/2, ये दोनों फॉर्मूले आ गए हैं। तो ये हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट रह गए थे, वो भी हमने अब कवर कर लिए हैं। तो अब कुछ और क्वेश्चंस लगा लेते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is correct for the reaction 4a plus b gives 2c plus 2d? Solution: according to statement 1 the rate of formation of d, यानी कि rate of reaction with respect to d कैलकुलेट करना है। therefore d का कैलकुलेट कर ले तो 1/2 of d अपॉन dt, पॉजिटिव 1/2 क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म है d। ठीक है। is 1/2 the rate of consumption of a, एक अब a का रेट क्या है, 1 माइनस ऑफ 1/4 इंटू डी ऑफ a अपॉन डी टी। 2 से ये 2 कैंसिल, तो d ऑफ d अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 d ऑफ a। ये 1/2 ही तो आ गया, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट ए करेक्ट। स्टेटमेंट बी, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बी के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ डी इंटू बी अपॉन डी टी, किस रेट ऑफ रिएक्शन आ गया विद रिस्पेक्ट टू बी, इज 1/4 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ए का क्या है डिसअपीयरेंस, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ए का हमने ये निकाला था, -1/4 डी ऑफ ए अपॉन डी टी। देखो क्या कह रहा है, इज डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज 1/4 ही तो है, तब बी इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। मूविंग टू द सी स्टेटमेंट विच इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी आर इक्वल। देखो लिखने की क्या जरूरत है, स्टोक्योमेट्री इसकी भी 2 इसकी भी 2, दोनों पॉजिटिव भी है क्योंकि दोनों प्रोडक्ट भी हैं, तो इसका मतलब रेट भी दोनों का इक्वल है। द रेट ऑफ, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी सी। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस सी यानी कि 1/2 इंटू डी सी अपॉन डी टी, 1/2 डी सी अपॉन डी टी इज 1/2 द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। बी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, डी अपॉन बी अपॉन डी टी। कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो नहीं है ना, ठीक है।
और 2 को उधर ले गए तो डी अपॉन डी टी ट्वाइस आ गया, ना कि 1/2। अगर ये स्टेटमेंट होती द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज़ 1/2 द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट थी, लेकिन ये तो ट्वाइस आ गया 1/2 की बजाय, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल्सो डी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स एट हाई टेम्परेचर एज द रिएक्शन गिवन है 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2। क्या कह रहा है? इन एन एक्सपेरिमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ NO इंक्रीजेज बाय, NO की कंसंट्रेशन गिवन है 1.08 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर इन 3 सेकेंड। टाइम कितना है? 3 सेकेंड गिवन है। इंक्रीज का मतलब ये है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वैसे वैसे NO फॉर्म होगा, यानी कि जैसे जैसे 4 मोल्स ऑफ NH3 प्लस 5 मोल्स ऑफ O2 रिएक्ट करेंगे वैसे वैसे 4 मोल्स ऑफ NO फॉर्म होती चली जाएंगी। ठीक है, इतनी बात। कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर देन ROR विद रिस्पेक्ट टू H2O हमें कैलकुलेट करना है। करते हैं कैलकुलेट। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू 1/, क्या मैं लिख दूँ, 1/6 ऑफ D ऑफ H2O अपॉन dt। हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये D ऑफ H2O अपॉन dt ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। जो गिवन कंडीशंस हैं उनके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि +1/4 D ऑफ NO अपॉन dt, ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू NO। क्या है बात यहाँ तक? ठीक है, बिल्कुल सही। और ये कंसंट्रेशन हमें गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो 1/4 इंटू कंसंट्रेशन कितनी है 1.08 इंटू 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर। देखो यूनिट्स हम साथ साथ लिख सकते हैं। dt कितना है, यानी कि कितने में काम हो गया 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड। एंड वी गोट 1/12 इंटू 1.08 इंटू 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO आ गया। इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे? इसके इक्वल ना। देन 1/12 इंटू 1.08 इंटू 10 to the power minus 2, 6 से 12 कट गया 2, और ये यहाँ पे 0.54 कट गया, और इसको ये मैं लिख दूँ 0.54 को नीचे 100 और ये 100 पर जाके और -2, तो वी गोट 54 इंटू 10 to the power minus 4। और यूनिट्स क्या आएंगी इसकी? यूनिट्स आएंगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इन अ रिएक्शन कोल्ड हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए क्या होती है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विच इज़ N2 + 3H2 in equilibrium with 2NH3। The rate of reaction was measured as ROR given है 2.5 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। The rate of change of concentration of H2, therefore ROR with respect to H2 पूछा हुआ है, बहुत ही आसान है। ROR with H2 निकाल सकते हैं। There it is -1/3 D of H2 into -1/3 into D of H2 by dt। ठीक है, इतनी बात। विद रिस्पेक्ट टू H2 हमने कैलकुलेट कर लिया। ये किसके इक्वल गिवन है? 2.5 इंटू 10 to the power minus 4। ये हिस्सा हमें निकालना है, तो 3 उधर। देयरफॉर D ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कर ले, 2.5 इंटू 3 इंटू 10 to the power minus 4 विच इज़ इक्वल टू -7.5। माइनस लगाते हुए चलना है क्योंकि ये रहा -7.5 इंटू 10 to the power minus 4 विद यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन भी हो गया। मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के डिपेंड अपॉन ऑर्डर। बिल्कुल ये बात ठीक है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। रेट कांस्टेंट हम जब निकालते थे, कैसे निकालते थे, निकाल के दिखा देता हूँ। देखो, जनरल फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ के was K is equal to मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल पर लीटर टू द पावर n।
वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर जैसा n होगा वही यूनिट आ जाएगी k की। तो स्टेटमेंट अपनी यही थी, द रेट कांस्टेंट ऑफ k डिपेंड अपॉन ऑर्डर। बिल्कुल सही, ध्यान क्या रखना था, जनरल फार्मूला ऑफ k। 1 पुट करेंगे तो पर सेकंड आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। 0 पुट करेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगी, पूरी 1 हो जाएगी। 2 पुट करेंगे तो उस हिसाब से पर मोल लीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने बता दिया। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इसने पूछ लिया। एन 1 पुट करते हैं तो इंटू 1 अपॉन मोल इंटू 1, ये कैंसिल, यूनिट आ गई पर सेकंड। ये हमें पता भी होना चाहिए पर सेकंड, इस मोल पर सेकंड, एम पर सेकंड नहीं, गलत, यही स्टेटमेंट गलत है, यही पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द R is equal to for the reaction by what factor is the initial rate multiplied if the A नोट, क्या कहना चाह रहा है, इफ R गिवन है रिएक्शन का K इंटू, या फिर मैं कहूँ इनिशियल R इज इक्वल टू K इंटू A नोट स्क्वेयर इंटू B नोट, ये गिवन है। क्या पूछा है, बाय व्हाट फैक्टर इज द इनिशियल रेट मल्टीप्लाइड, किस फैक्टर से रेट को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इफ द ए नोट इज मल्टीप्लाइड बाय 1.5, यानी कि ए नोट क्या हो रहा है, इनिशियल ए नोट आई लिख लेता हूं इज 1.5 ऑफ ए नोट, यानी कि क्या कह रहा हूं, ए नोट को मैंने जो फाइनल, इस फाइनल का मतलब जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग ए नोट फाइनल इज इक्वल टू, ये कितना करवाना चाह रहा है, इनिशियल का 1.5 गुना। इफ द ए नोट इज मल्टीप्लाइड बाय 1.5, सही है इतनी बात। एंड बी नोट फाइनल इज इक्वल टू ट्रिपल्ड, यानी कि 3 ऑफ बी नोट इनिशियल, ये भी इनिशियल। तो इस कंडीशंस के हिसाब से फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा, फाइनल ROR इज इक्वल टू K इंटू ए नोट कितना हो गया 1.5 इंटू ए नोट इसका स्क्वायर। भाई देखो ये वैल्यू हमें पुट तो इसी में करनी पड़ेगी ना, गिवन तो गिवन रेट ऑफ रिएक्शन तो यही है, इसी में पुट करनी पड़ेगी। पर चेंज क्या करना है, जो उसने कंडीशंस दे रखी उस हिसाब से हमने चेंज कर देना है। देयरफॉर B इज इक्वल टू 3 ऑफ B नोट। और कैलकुलेशन कर सकते हैं 1.5 बाहर, K इंटू 1.5 का स्क्वेयर इंटू A नोट का स्क्वेयर, और 3B बाहर इंटू B नोट। डूइंग द फर्दर कैलकुलेशन, द 1.5 का स्क्वेयर है 2.25 इंटू 3 इंटू A नोट स्क्वेयर इंटू B नोट, ये मल्टीप्लाई में है K, ये है निकाल रहे हैं फाइनल ROR। देखो ये हिस्सा क्या है, K इंटू ए नोट का स्क्वेयर इंटू बी नोट, यही तो है हमारा इनिशियल ROR। इसका मतलब फाइनल ROR इज इक्वल टू 2.25 इंटू 3 इंटू इनिशियल ROR, RI से लिख दिया। देयरफॉर कितना आ गया, कैलकुलेशन करें, फाइनल ROR इज इक्वल टू, it is 6.75 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। क्या है बात यहाँ तक, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द रेट ऑफ द रिएक्शन आर गिवन है, R इज इक्वल टू K ऑफ NO स्क्वेयर ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस टू 1/3। ये कंसेप्ट मैंने कल भी बताया था, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन होता है, दैट इज कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस टू 1/3, वॉल्यूम देखो, सोच के देखो, वॉल्यूम 1/3 घटा दी, वॉल्यूम 1/3 घटा दी तो कंसंट्रेशन कितनी बढ़ जाएगी, कितनी गुना बढ़ जाएगी, 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। भाई जितनी वॉल्यूम्स घटाई, जितने टाइम्स वॉल्यूम घटाई, उतने ही टाइम्स तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी।
Therefore the concentration final is equal to 3 times of initial concentration. मैं ये कहना चाह रहा हूँ. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. R गिवन है K इंटू NO स्क्वेयर ऑफ O2, ये इनिशियल है. R फाइनल बोले तो इस कंडीशंस के हिसाब से इनकी कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ जाएगी. तो K इंटू 3 इंटू NO का स्क्वायर इंटू 3 इंटू O2, 3 का स्क्वायर 9, ये इस 3 से इसकी मल्टीप्लाई 3 और बाकी सब एज इट इज़. ये हो गया 27. ये RF इज इक्वल टू 27 इंटू, और ये क्या है R इनिशियल. पूछा क्या है, तो रेट फाइनल इंक्रीज हो गया 27 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल रेट. मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल लेफ्ट आफ्टर 200 मिनट्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ये कैलकुलेट कर चुके हैं हम. तो ये कुछ क्वेश्चंस और जो कुछ कंसेप्ट रह गए थे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स तक, वो हम कुछ कर चुके हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर देंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और ये कुछ क्वेश्चंस थे और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स तक कुछ क्वेश्चंस जो बनते थे मैंने करवा दिए. जिस टाइप के और भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपना आगे के टॉपिक्स भी शुरू कर देंगे. तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू एंड डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन.